नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम, नमस्कार सभी को। ठीक है, केजीएस यूजर हैं, रजनी राजपूत, राजेश भाई हैं, सनी, आस्था साक्य जी हैं, सौरभ यादव, गुलशन भाई। ठीक है, सभी को नमस्कार। पुष्पा शुक्ला, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। कैसे हो सभी, एक बार बताइए। और आज आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर की बात हम इस क्लास में करेंगे। तो शाम को हमारी जो क्लास होती है वो ज्योग्राफी की क्लास होती है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, इधर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग भाई? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, है ना, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए सब लोग कितने अच्छे हैं, बहुत सही। ठीक है, चलो, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर। ठीक है, चलो। तो देखिए इस क्लास में हम बात करेंगे और इसी प्रकार से जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो चीजों को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। ठीक है, हाँ कहीं भी लिख सकते हैं, दूसरी कॉपी बना लेंगे। अब ये सवाल पूछने का थोड़ा ही होता है। ठीक है, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखिए इस क्लास में साथियों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की बात होगी, है ना भाई। अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा ये हमारा होगा आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यहां पर जो चर्चा होगी साथियों वो कला एवं संस्कृति की बात होगी। और यहां से आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में ही कला एवं संस्कृति से सवाल ठीक ठाक पूछे जाते हैं। और हाल ही के कुछ दिनों में ये जो टॉपिक है बड़ा फेवरेट हो गया एग्जामिनर्स का, है ना। चलिए, बिल्कुल भाई, सुबह सुबह ऐसा ही फील होता है मुझे भी, तो कोई बात नहीं है ना। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, केजीएस यूजर आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को। चलिए, शाम तक तो बोलते बोलते आवाज ऐसी हो जाती है कि एकदम सुबह सुबह शुरुआत है तो थोड़ी सी आवाज में दिक्कत रहती है भाई। अब मैं क्या ही कर सकता हूं इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें, इसमें दो पॉइंट जो है, ठीक है, दो पॉइंट जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है साथियों कला, है ना। एक पॉइंट इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है कला, जिसको हम आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है साथियों जिसको हम कहते हैं कल्चर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, संस्कृति कल्चर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृति कहते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, कल्चर जिसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना, ये दो अलग अलग बातें हैं, तो इसीलिए इन दोनों पे बात होगी। ठीक है, अगर हम यहां पर कला की बात करेंगे तो जैसे कला में साथियों क्या क्या चीजें आ सकती हैं, है ना। तो कला में अगर हम बात करते हैं, कला में साथियों हमारा क्या आ सकता है, ठीक है, कला में संगीत आ सकता है। क्या आ सकता है, संगीत, है ना। कला का मतलब होता है रचना, रचना का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी मनुष्य के द्वारा रची गई हो। ठीक है, तो उसी को हम कला कहेंगे। तो संगीत हो सकता है, संगीत हो सकता है, शिल्प कला हो सकती है, शिल्प कला। ठीक है, शिल्प कला हो सकती है ना भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चित्रकला हो सकती है, चित्रकला हो सकती है भैया। ठीक है,
साहित्य इसमें आ जाता है, साहित्य क्या आता है इसमें, साहित्य इसमें आ जाएगा, है ना, जिसको हम लिटरेचर कहेंगे वो इसमें शामिल हो जाएगा हमारा। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो वास्तुकला इसमें आएगी हमारी, वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला जो है वो किस में आएगी, तो वो हमारी इसमें आ जाएगी वास्तुकला। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होगी, ठीक है। दर्शन, फिलॉसफी जिसको कहा जाता है, ठीक है, दर्शन हो गया, धर्म, तो ये सब इसमें हमारे सम्मिलित होंगे, ठीक है, ये सभी इसमें हमारे सम्मिलित होंगे। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का मतलब क्या होगा, संस्कृति का मतलब होगा साथियों पुरानी परंपराएं, ठीक है, क्या होगा, पुरानी परंपराएं, जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को संस्कृति कहा जाता है। तो इसमें हमारे क्या शामिल होंगे, इसमें रीति रिवाज, रीति रिवाज शामिल होंगे, ठीक है, रीति रिवाज हमारे हो गए, है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं पर्व हो गए, पर्व, वो सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है, पर्व जो हो जाते हैं वो भी किसमें शामिल होंगे, वो इसी में शामिल होंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, देखिए आप आपस में बात करेंगे तो फिर कैसे बात बन पाएगी भाई, ठीक है, कैसे बात बन पाएगी, आप आपस में प्लीज बात मत करिए, है ना। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर तो इसमें हमारी परंपराएं भी आ जाएंगी, ठीक है, परंपराएं। तो कला एवं संस्कृति का मतलब वही है कि जो भी हमारे देश में, प्रदेश में प्राचीन समय से चला आ रहा है ना, या तो वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो ट्रेडिशन, बिल्कुल वही सारी चीजें, तो उन्हीं को हम कला एवं संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो उनको जानना भी जरूरी है ना भाई। तो इसीलिए इन पे हमारी आज चर्चा होगी और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो मेले हमारे होते हैं उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहां कौन से, इससे मेंस में भी सवाल आया हुआ है, और सवाल पता है क्या आया है मेंस में, मेंस में सवाल आया है कि उत्तर प्रदेश के मेलों का वर्णन कीजिए। तो वही है कि हर मेले के बारे में हमें पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। नृत्य कला बिल्कुल आएगा, नृत्य कला भी आएगा भाई, ठीक है, नृत्य कला भी आएगा इसी में, नृत्य कला, नृत्य कला भी आएगा। तो ये सारे कला इसी में सम्मिलित होंगे, चित्रकला भी हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इससे मेंस में भी साथियों सवाल आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों का वर्णन कीजिए, और उनके बारे में चीजें लिखने के लिए आई हुई हैं, ठीक है। तो चलिए 2022 के मेंस में ही सवाल आया हुआ है भाई इससे, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा अब वो होगा उत्तर प्रदेश के मेले, और आप हेडिंग लगाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब आपको पता ही है ये क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता ही है इनके बारे में क्या है। तो थोड़ी बहुत चर्चा यही हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला आप हेडिंग डालेंगे साथियों हम, ठीक है, पहला डालेंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मेले, है ना भाई। तो पहला हमारा हेडिंग क्या होगा, उत्तर प्रदेश के मेले हमारा हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मेले, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए आप यूपी जी के, मतलब हो सकता है आपने पढ़ी हो, उस लेवल पर पढ़ी हो, लेकिन आप पहली बार पढ़ेंगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें आनंद आने का एक कारण और है, वो कारण ये है कि आप किसी न किसी जिले से बिलोंग करते होंगे, तो जब आपके जिले में आप पढ़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा कौन कौन से जिले से आप लोग हैं, ठीक है, मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग आते हैं भाई, ठीक है। अपने अपने जिले का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे आता है ना आजकल एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कौन कौन चाहता है कि, मतलब इस तरीके से जो आता है ना, कौन कौन चाहता है कि ऐसा हो, कौन कौन चाहता है कि इस प्रकार से हो ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से मनीष गुप्ता जी, सुबह सुबह भी अगर मजाक के मूड में आप हैं, इसका मतलब ये प्रदर्शन हो रहा है कि आप जीवन के प्रति कितना सीरियस है, ठीक है। इटावा बहुत सुंदर, इलाहाबाद है कई लोग, आजमगढ़, देवरिया, देखो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हमारे सामने है भाई, है ना, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हमारे सामने है, बहुत, ठीक है। एक भैया कह रहे हैं होनोलुलु से,
जब बेटा होनोलुलु में चले जाओगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि कहाँ आके फंस गए। बहुत सुंदर, ठीक है, चलिए, अरे वाह, ठीक है। तो देखिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हमारे सामने है और बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपके जिलों के बारे में बातें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट ये है साथियों कि मेला जो है वो होता क्या है, ठीक है। मेला जो है वो क्या होता है, अगर हम यहां पर बात करें तो समझिएगा, ठीक है, किसी विशेष स्थान पर या किसी स्थान पर, ठीक है, मेले को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, है ना। तो समझिएगा किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बहुत से लोग, किसी स्थान पर बहुत से लोग, है ना। जैसे कोई एक स्थान है, उस स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, किसी सामाजिक, देखिए ये लिखने के लिए नहीं आएगी लेकिन हमें, क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, किसी सामाजिक कौमा आर्थिक व्यापारिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक रूप से, या सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं, उसे मेला कहा जाता है, उसे मेला कहा जाता है, ठीक है। उसे साथियों क्या कहा जाता है, मेला कहा जाता है। तो मेला क्या है, तो मेला जो है साथियों किसी स्थान पर जो लोग, है ना, इन कारणों से जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेला बोलेंगे, ठीक है। ये लिखने के लिए आपको नहीं आएगी लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सांस्कृतिक कारणों से लिख देना है, रूप से लिखना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कारणों से, ठीक है, कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसी को हम मेला कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मेला कहते हैं। आपसे लिखने के लिए डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन हमें एक, अगर मान लीजिए उसको डिफाइन करना हो तो इसी तरीके से डिफाइन हम करेंगे, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग साथियों 2250 मेलों का आयोजन होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष लगभग, लगभग 2250 मेले, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन होता है, 2250 मेलों का आयोजन होता है, ठीक है। तो 2250 मेलों का आयोजन लगभग लगभग उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल जाता है। यूपी में लगभग लगभग कितने, 2250 मेले जो हैं साथियों उनका आयोजन होता है। अगर हम इन मेलों की बात करेंगे तो इन मेलों में साथियों जो सर्वाधिक मेले हैं, ठीक है, सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक मेले जो हैं, सर्वाधिक मेले, ठीक है, यानी कि अगर मैक्सिमम फेयर की बात करेंगे तो ये कहां पर आयोजित होते हैं, ये होते हैं मथुरा में। कहां पर साथियों, मथुरा, ठीक है, कहां पर, तो मथुरा में साथियों सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन यहां पर होता है। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा कितने मेले, लगभग 86 मेले मथुरा में लगते हैं। लगभग साथियों 86 मेले जो हैं वो हमारे कहां पर लगते हैं, मथुरा में उनका आयोजन होता है, ठीक है। मथुरा में लगभग 86 मेले हमारे लगते हैं। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो ये मथुरा में हो गए। अगर हम यहां पर बात करेंगे कानपुर में, तो कानपुर में लगभग 80 मेलों का आयोजन होता है। कानपुर में लगभग कितने,
80 मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, हमीरपुर में 79 मेलों का यानी कि 79, हमीरपुर में 79 मेले। ठीक है, हमीरपुर में कितने मेले? 79 मेलों का आयोजन यहां पर होता है। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो झांसी में साथियों 78। ठीक है, झांसी में कितने? तो झांसी में हमारे हो जाएंगे 78। ठीक है, झांसी में लगभग 78 मेलों का आयोजन यहां पर होता है, यानी कि ठीक ठाक लगता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आगरा में 72 मेले लगते हैं। आगरा में 72 मेले आयोजित होते हैं। आगरा में 72 मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, और फतेहपुर एक जगह है, फतेहपुर एक जिला है साथियों। कौन सा? फतेहपुर। आगे बढ़ जाए, इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, तो मैं यहीं लिख देता हूं, फतेहपुर में लगभग 17 मेले लगते हैं। फतेहपुर में लगभग कितने? 70 मेलों का आयोजन यहां पर होता है। फतेहपुर में कितने? तो 70 मेले लगते हैं फतेहपुर में, है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट हमारा यह होगा कि अब सवाल यह है कि सबसे कम मेलों का आयोजन कहां पर होता है। ठीक है, बिल्कुल, सबसे कम मेलों का आयोजन कहां पर होता है, तो उसकी जब हम बात करते हैं साथियों, तो देखिएगा पीलीभीत में सबसे कम मेलों का आयोजन होता है ना। सबसे कम मेले का आयोजन, सबसे कम मेलों का आयोजन कहां पर होता है? सबसे कम मेलों का आयोजन जो है साथियों, ठीक है, वो हमारा होगा, है ना, वो हमारा हो जाएगा कहां पर? तो वो हमारा हो जाएगा पीलीभीत में। कहां पर? पीलीभीत में। संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन पीलीभीत में, ठीक है, मिनिमम हमें नंबर ऑफ फेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, देखिए अगर हम बुक की बात करेंगे तो जितना मैं आपको मतलब करा देता हूं ना, उतना किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी में, मतलब, है ना। अलग अलग चीजों, अलग अलग तरीके से तो हम देख सकते हैं, तो डिस्कस कर लेंगे उस मुद्दे पर भी। ठीक है, मैं कोई देखूंगा किताब कौन सी ठीक है, तो उसके बाद आपको बता देंगे और क्या है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो कोई देख लीजिए, है ना। ठीक है, कई सारी किताबें आती हैं अब तो, है ना। तो चलिए, तो ये बात हुई हमारी उत्तर प्रदेश के मेलों की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेलों की सबसे कम कहां लग रहे हैं, सबसे ज्यादा कहां लग रहे हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों आते हैं, समझिएगा। तो एक एक करके मेलों की अब बात करेंगे और उन मेलों की विशेषताओं की बात करेंगे। अयोध्या में मेला नहीं लगता, अयोध्या में मेला लगता है, परेशान मत होइए। ठीक है, बिल्कुल लगवाएंगे। लास्ट में फतेहपुर लिखे थे, फतेहपुर 70 मेले लगते हैं फतेहपुर में। ठीक है, हाँ बिल्कुल उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में ना अलग अलग दे रखा है। जैसे मान लीजिए मैं भी कुंभ मेला यहाँ हेडिंग डालूंगा, तो कुंभ मेले के बारे में एक किताब अगर कोई प्रेफर करी जाए तो उसमें कुछ ही बातें लिखी हुई हैं, जबकि हम यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखेंगे। ठीक है, तो आप उसी को पढ़िए बिंदास होके, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी खुद की किताब लिखिए भाई, है ना। चलो, तो आगे चलते हैं अगले, और बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप कोई सी भी जाएंगे मार्केट में खरीद के ले आइए, कोई समस्या नहीं है। सबसे कम क्या कारण है कि ऐसा क्यों भी? देखिए मथुरा, आपको पता है कि मथुरा में जो है केंद्र में रहता है, यानी कि मतलब कृष्ण जी, राधा जी, और उन सबको लेके पूरा जो क्षेत्र आता है मथुरा का, वहां पर ठीक ठाक मेलों का आयोजन होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मथुरा आपको पता ही है, धार्मिक, धर्म की स्थली है, धार्मिक स्थली है। ठीक है, और केंद्र में रही है, तो इस वजह से, बाकी कारण और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हेडिंग हमें डालनी है साथियों यहां पर, कुंभ मेला। ठीक है, कुछ मेले छोटे हैं, कुछ मेले बड़े हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलो बिल्कुल भाई। तो हेडिंग डाल दीजिए कुंभ मेला, हेडिंग डालेंगे कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला, कुंभ मेला। ठीक है, तो अगर हम यहां कुंभ मेले की बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर कुंभ मेले की बात करेंगे
तो समझिए भाई इस मेले की बात करते हैं। मैं इन सब के बारे में आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा, ठीक ठाक पॉइंट्स लिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम यहां पर कुंभ मेले की बात करेंगे तो समझिएगा, सबसे पहले कुंभ की अगर हम बात करें, है ना, कुंभ की अगर हम बात करेंगे तो जो कुंभ है साथियों, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक शब्द यहां पर लगा हुआ है कुंभ, ठीक है। मेले का मतलब होता है उत्सव, उत्सव या मेला कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अगर हम यहां कुंभ की बात करेंगे तो इसका जो अर्थ आता है वो आता है कलश या फिर घड़ा। कुंभ का मतलब घड़ा ही तो होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। इसको हम कलश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो कलश उत्सव किस मेले को कहा जाता है, कलश उत्सव के नाम से भी, के नाम से भी जाना जाता है, से जाना जाता है, ठीक है। कलश उत्सव के नाम से भी कुंभ मेले को साथियों जाना जाता है। अच्छा, कलश उत्सव इसको क्यों कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कलश उत्सव के नाम से इसको क्यों जाना जाता है। अच्छा, कुंभ मेले का इतिहास क्या है, आप मुझे बताओ। कुंभ मेले का जो इतिहास है साथियों वो क्या है, किस आधार पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, बोलिए एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। बोलिए भाई, ठीक है, कुंभ मेले का क्या इतिहास है, बोलिए, ठीक है। बताएंगे कि कुंभ मेले का जो इतिहास है वो क्या है। समुद्र मंथन, बहुत सुंदर। तो देखिए समुद्र मंथन से क्या निकला, समुद्र मंथन से साथियों अमृत निकला, है ना, अमृत मंथन भी कह सकते हैं। तो जब अमृत निकला, वो जो घड़ा है उसको लेके दैत्य में और देवों में लड़ाई हुई, दानवों में और देवों में लड़ाई हुई। तो जब वहां लड़ाई हुई तो वो जो अमृत की बूंदें हैं वो छलक के 4 स्थानों पर गिर गई। जब वो 4 स्थानों पर गिरी तो वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए यहां पर कलश का नेम आया है। किसका नेम आया है साथियों, यहां पर कलश का नेम आया हुआ, तो कलश ये है, ठीक है। अब सवाल ये आता है इस मेले का आयोजन होता कब है, तो इस मेले का आयोजन माघ माघ माह में होता है। देखिए ये हिंदी माह, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी में इस मेले का आयोजन होता है। जनवरी फरवरी में इस मेले का आयोजन यहां पर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो ये जो मेला है साथियों ये उत्तर प्रदेश में कहां लगता है, ठीक है। अगर सबसे पहले इसके इतिहास को भी थोड़ा सा देख लिया जाए तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इस मेले की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इस मेले का इतिहास क्या होगा। तो अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम साथियों इतिहास की यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, देवों तथा दानवों में, देवों देवों तथा दानवों में अमृत कलश को लेकर, अमृत कलश को लेकर, देवों तथा दानवों में अमृत कलश को लेकर युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो युद्ध हुआ, और साथियों अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इस अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें, अमृत की 4 बूंदें, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर गिर गई, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर साथियों गिरी, और वहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये एक जो बूंद थी वो गिरी प्रयागराज में, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मतलब किस प्रकार का होगा, अमृत कैसा होगा, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, इतिहास इसको ये कहता है कि 4 स्थानों पर बूंदें गिरी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये था हमारा इसका इतिहास, ठीक है, ये था साथियों हमारा इसका इतिहास। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे अमृत कलश से, ठीक है, अमृत कलश से 4 बूंदें, अमृत कलश
से अमृत की कितनी बूंदें, 4 अमृत की बूंदें गिरी। अब ये अमृत क्या होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है अमृत कोई प्रोटीन रहा होगा जहां तक है, ठीक है। अमृत की 4 बूंदें, अमृत की 4 बूंदें, ठीक है। और ये 4 बूंदें जो हैं साथियों, ये कहां पर, तो एक गिरी प्रयागराज में, प्रयागराज। अमृत को इंग्लिश में तो शायद नेक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको भाई, ठीक है, नेक्टर ड्रॉप, है ना। तो प्रयाग राज, एक गिरी नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। एक गिरा साथियों कहां पर, उज्जैन। और चौथा कहां पर गिरा भाई बताओ, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। 4 बूंदें ही क्यों गिरी, देखो बताओ भाई, है ना। तो मुझे लगता है ये कोई प्रोटीन रहा होगा, जैसे जहर होता है ना, जहर, तो जहर क्या है, बेसिकली जो जहर होता है वो एक हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से साथियों मृत्यु हो जाती है, बॉडी उसको झेल नहीं सकती, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार का रहा होगा, अमर होने का एक अमृत ऐसा माना जाता है शायद, हाँ वही कोई, ठीक है, वही कोई पेय पदार्थ रहा होगा। तो चलिए, तो अब देखिए अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज की बात, कौन सी नदी के किनारे लगता है ये मेला, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी प्लस यमुना नदी के संगम पर। सरस्वती नदी भी थी लेकिन वो अदृश्य नदी, तो उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नासिक की जब हम बात करते हैं, नासिक में जो कुंभ मेला है वो किस नदी के किनारे आयोजित होता है, बताओ भाई। नासिक में जो कुंभ मेला है वो किस नदी के किनारे आयोजित होता है ना भाई। तो नासिक में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। उज्जैन में साथियों, उज्जैन में बताओ किस नदी के किनारे लगता है, उज्जैन में। हरिद्वार में तो वापस से गंगा नदी हो जाएगी, हरिद्वार में तो वापस से गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। लेकिन उज्जैन में किसके किनारे लगता है ये, उज्जैन में, उज्जैन में आंसर करेंगे किसके किनारे साथियों ये लगता है, ठीक है, बिल्कुल क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। सिप्रा नदी नहीं है, वो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी हो जाती है। तो इन 4 स्थानों पर ये नदियों के किनारे मेला लगता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद, प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेले का, कुंभ मेले का आयोजन गंगा प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा तथा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है, एवं अदृश्य, अदृश्य सरस्वती के संगम पर, संगम पर लगता है, सरस्वती के संगम पर लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, हाँ भाई। तो यहां पर हमें यह पॉइंट भी ध्यान रखना है, 2025 में प्रयागराज में लगेगा, अभी मैं तारीख आपको बता दूंगा कौन सी होगी, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, समझिएगा, है ना, तो ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी के किनारे, है ना। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझिएगा, देखिए आप आपस में बहुत बात करते हैं भाई, सुबह हो शाम हो, ठीक है, कुछ भी समय रहा हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप में बातें करने से मतलब है।
आप क्यों मतलब अवेयर नहीं है समाज की मतलब और देश की प्रदेश की स्थितियों को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये जो समय आपका चल रहा है ना, ये समय ऐसा समय है कि जितना ज्यादा तैयार हो पाए चीजों के लिए उतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वरना तो आप स्थितियां भी देख रहे हैं कि लोग किसी को 5,000 10,000 रुपए उधार नहीं देते अगर कोई कुछ नहीं कर रहा हो तो। ठीक है, हॉस्पिटल में लाइन लगी है, डॉक्टर पूछने के लिए तैयार नहीं है बेरोजगार व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई कार्यालय में जाएगा वहां कोई पूछने वाला नहीं है। और मतलब पिताजी का इलाज कराना है, माताजी का इलाज कराना है, दादाजी का इलाज कराना है, लाइन में खड़े हो जाओ जैसे भीड़ खड़ी है। आपने तैयारी इतनी बड़ी करी और उसके बाद आप उसी लाइन में खड़े हुए हैं जहां एक व्यक्ति मतलब जो सामान्य है वो खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन चीजों से आप कब अवेयर होंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, बात डिस्टरबेंस पॉइंट है क्लास में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मेरा काम सभी को समझाने का है। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो भी भुगतेंगे सीरियसली। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई चमत्कार होगा और ऐसा ही समुद्र मंथन टाइप कुछ होगा तो अमृत निकलेगा, तो वो नहीं होने वाला है। लड़कियों के लिए भी कितनी सारी समस्याएं आप देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों पे विचार, और चमत्कार नहीं होते भैया, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ हाथ में आता है। अब मान लीजिए आप एक लगभग 90 साल का, 80 साल का, 60 साल का जीवन होता है, क्या उस जीवन में हम 2-2.5 साल अपने आप को नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, 60 साल के जीवन में, मैं तो 60 मान रहा हूं एवरेज, 60 साल के जीवन में जो 58 साल है, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ सबको दीजिए, लेकिन 2 साल का समय अपने लिए बचा के रखिए जिसमें केवल स्वयं को केंद्र में रखकर बात होगी। ठीक है, तो आप समझिए इन सब बातों को, यार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, तो बिल्कुल नहीं। बात रुलाने वुलाने की भी नहीं है, बात तो एहसास कराने की भी तो है कि एक व्यक्ति दलदल में फंसता चला जा रहा है और कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। गंगा यमुना तथा ठीक है अदृश्य सरस्वती के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो अगला पॉइंट समझिएगा, एक और पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट साथियों हम यहां पर बात करेंगे तो वो होगा प्रत्येक 6 वर्ष बाद, प्रत्येक 6 वर्ष बाद, प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है तथा प्रत्येक 1 वर्ष में, तथा प्रत्येक 1 वर्ष में माघ मेले का आयोजन होता है। माघ मेले का आयोजन ये उसी जगह पे होता है जहां पर कुंभ लग रहा है। महाकुंभ, कुंभ और महाकुंभ क्या होता है? वो महाकुंभ ही है, लेकिन जो अर्ध कुंभ होता है उसको हम कुंभ के रूप में देख लेते हैं। तो 1 वर्ष बाद माघ मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद साथियों माघ मेले का आयोजन होगा और 6 वर्ष बाद जो है अर्ध कुंभ का आयोजन यहां पर होगा। क्लियर हो गई बात? अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो समझिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो समझिएगा। ठीक है, तो माघ मेला, क्योंकि माघ महीने में इसका आयोजन होगा तो वो लगातार दोहराया जाता है उसको 12 साल तक। उसके बाद 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन कहां पे किया गया था? उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन कहां पर किया गया था? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था? ठीक है, तो अगर हम अगले कुंभ की बात करेंगे, नेक्स्ट महाकुंभ की बात करेंगे, नेक्स्ट महाकुंभ की अगर बात होगी, ठीक है, तो वो 2025 में ऑर्गेनाइज्ड होगा। 2025 में उसका जो है साथियों वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, है ना भाई?
बिल्कुल भाई, लखनऊ में, ठीक है। और ये जो है साथियों 14 जनवरी से 26 फरवरी, 14 जनवरी से 14 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होना प्रस्तावित है, ठीक है, आयोजित होना प्रस्तावित है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था हमारा कुंभ, है ना, ये था हमारा साथियों क्या, कुंभ, है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर एक और, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों क्या बनाया है ना, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय बनाया गया है, कुंभ संग्रहालय बनाना प्रस्तावित है, ठीक है। और ये जो कुंभ संग्रहालय यानी कि कुंभ म्यूजियम है, इसमें साथियों मतलब वो सारी चीजें जो कुंभ से रिलेटेड है वो उनको रखा जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, कुंभ संग्रहालय से रिलेटेड। अगले मेले पर आते हैं, तो ये कुंभ मेला था, इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। लगभग हमारे पास 30-40 पॉइंट इससे, मतलब 30-40 शब्द इससे बन जाएंगे, एक मेले से लगभग 30-40 शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे अगले मेले पर बात करते हैं। आगे चलूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई। चलिए, तो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं और अगला हेडिंग डालेंगे बटेश्वर का मेला, ठीक है, बटेश्वर का मेला हेडिंग डालेंगे भैया, बटेश्वर का मेला, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तो वो होगा बटेश्वर, बटेश्वर का मेला, ठीक है। तो बटेश्वर मेला आगरा के पास आयोजित होता है, बटेश्वर का मेला, ठीक है, बटेश्वर, बटेश्वर मेला, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बटेश्वर की बात करते हैं तो देखिए, बटेश्वर जो है गांव है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले बटेश्वर की, बटेश्वर, तो ये आगरा जिले के बाह तहसील, बाह तहसील, बाह तहसील में, आगरा जिले के बाह तहसील में एक गांव है, एक गांव है, ठीक है। आगरा जिले की बाह तहसील में एक गांव हो जाता है ना भाई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, अगर ऐसा सोचेंगे कि अमृत किनारे ही गिरेगा या नदी में गिरेगा, कैसे गिरेगा, है ना, तो सोचने के लिए सोचते रहिए, पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये सोचते रहिए। लेकिन जो चीजें हैं, जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, अगर उनको जो है मान लो, ठीक है, आप याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी उसमें है ना, बर्नौली प्रमेय कैसे लगेगी, न्यूटन का नियम उसमें कैसे लगेगा, कितने सरफेस टेंशन उस अमृत की बूंद में था या नहीं, पृष्ठ तनाव उसमें था या नहीं, विस्कोसिटी उस बूंद में थी या नहीं, ये सब अगर सोचेंगे ना तो फिर सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है भाई। तो बस जितना मतलब आपका काम हो जाए उतने में आप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो गांव है साथियों, ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा, ये जो गांव है ये यमुना नदी के किनारे पर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है, ये जो गांव है साथियों, ये गांव, ये गांव यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। ये गांव यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित होगा, ठीक है। ये जो गांव है ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करेंगे यहां पर अगले पॉइंट पर तो समझिएगा, ठीक है। बटेश्वर जो गांव है इसे भदावर की काशी भी कहा जाता है, इस गांव को भदावर की काशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस गांव को, इस गांव को, इस गांव को भदावर, भदावर की काशी,
यहां पर जो शासन चलता था वो भदौरियाओं का शासन चलता था। ठीक है, जैसे भदौरिया आपने सुने होंगे, आपने आसपास भी जो भदौरिया लोग अपने पीछे लगाते हैं वो उसी समाज से साथियों माने जाते हैं कि वहीं से बिलोंग करते थे। तो भदावर की काशी किसको कहा जाता है? तो भदावर की काशी बटेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, बटेश्वर को भदावर की काशी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, ये एक पशु मेला है। यह एक पशु मेला है। यह एक क्या है साथियों? पशु मेला है। क्लियर हो गई बात। और एक पॉइंट और इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, ये एक पॉइंट और लिखना है कि जो भदावर जो साम्राज्य यहां पर हुआ करता था, उन्होंने साथियों यहां पर 108 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। 108 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके कई कारण थे, उसके पीछे कई कहानियां चलती हैं। तो ठीक है, 108 शिव मंदिरों का निर्माण भदावर राजाओं के द्वारा यहां पर कराया गया था। अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भाई? ठीक है, यहां तक कोई समस्या? यह एक पशु मेला है। आयोजन कब होता है इसका? तो इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर में, इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर में होता है। इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में ये जो मेला है वो लगता है। अगर इतनी देखिए, इतनी बातें एक साथ किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, तो आप एक मेले के बारे में अगर इतनी बातें आपको पता है तो इनफ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। पशु मेला वही होता है जैसे छोटे स्तर पर पशु पेंट होता है, पशु पेंट बोलते हैं। आपके आसपास भी देखा होगा आपने, पशु पेंट लगते हैं जिसमें जो हमारी गाय हैं, भैंस हैं, या फिर उनका जो है साथियों व्यापार होता है। ऐसे ही ये भी एक पशु मेला है, बड़े स्तर का पशु मेला है। ठीक है, भगवान शंकर से संबंधित ये होता है। अच्छा ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? अक्टूबर नवंबर, कार्तिक मास आता है, आपको पता होगा अक्टूबर नवंबर में दीपावली आती है, तो उसी समय कार्तिक मास होता है आलोक भाई, है ना? मतलब वहीं उसी गांव में लगभग ये मंदिर, शिवलिंग है 108 शिवलिंग। ठीक है, 101 टेंपल है शायद, नहीं 108 है, कई कई जगह 101 लिखा हुआ है। अब एक बार देखिएगा, 108 ही है वो। ठीक है, जिन लोगों ने देखा है उन्होंने मुझे बताया कि 108 है। बिल्कुल, सोनपुर बिहार में होता है। बहुत सुंदर भाई। ठीक है, इससे भी साथियों एक सवाल पूछा गया था शायद RO में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बटेश्वर का मेला। आगरा जिले के पास ये गांव है बटेश्वर, आगरा जिले में ही लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूरी हो जाएगी। बीकानेर नहीं होगा भाई, बीकानेर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला मेला हेडिंग डालेंगे कैलाश मेला। अगला मेला हेडिंग डालेंगे कैलाश मेला। ठीक है, अगला मेला जो है वो हेडिंग डालेंगे साथियों कैलाश मेला। ठीक है, अगला जो मेला है वो होगा कैलाश मेला। कैलाश मेला बताओ कहां लगता है कैलाश मेला? कैलाश मेले का आयोजन भारत में कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। बताओ भाई। ठीक है, बोलिएगा कहां पर किया जाता है? ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो देखिए आगरा जिले से आगरा जिले से 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर कैलाश नामक स्थान पर, कैलाश नामक स्थान पर, ठीक है, कैलाश नामक स्थान पर। उसके बाद अगर हम आगे पॉइंट पे बात करेंगे तो साथियों ये कैलाश नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, आयोजन यानी कि कब ऑर्गेनाइज्ड होता है ये? इसका जो आयोजन है
ठीक है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो अगस्त सितंबर में इस मेले का आयोजन होता है। भगवान जो है साथियों, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित मेला, भगवान शिव को समर्पित मेला, है ना भाई, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कैलाश मेला। इसके बाद अगला मेला हेडिंग डालेंगे ददरी पशु मेला, ददरी पशु मेला। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे साथियों और वो हमारा हो जाएगा ददरी पशु मेला, ददरी पशु मेला। ठीक है, ददरी पशु मेला। ठीक है, अगर हम ददरी पशु मेला की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट मेला है ना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फेयर, एनिमल फेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो समझिएगा ये जो ददरी है, ददरी जो है, ठीक है, तो ये मेला बलिया से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे पर लगता है, गंगा नदी के किनारे पर लगता है। अरे बलिया नदी, जो बलिया है वहां से गंगा नदी बिहार में एंटर करती है। ठीक है, तो बलिया में गंगा नदी के किनारे पर इसका आयोजन होता है। इसका मेले का आयोजन कहां पर होता है, तो वो साथियों बलिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर ददरी नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ददरी नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। ददरी जो है कहां पर आता है, वो बलिया में आता है, गंगा नदी के किनारे आता है। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इस मेले का आयोजन, इस मेले की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा, अक्टूबर नवंबर के दिन मेले की शुरुआत होती है। इस मेले की शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले की जो है साथियों शुरुआत होती है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझ लीजिए। ठीक है, ये जो मेला है साथियों, ये जो मेला है, ठीक है, इस मेले का आयोजन महर्षि भृगु के शिष्य दरदरी मुनि के सम्मान में आयोजित होता है। दरदरी मुनि के सम्मान में आयोजित होता है, दरदरी मुनि के सम्मान में आयोजित होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये सवाल पता है एक और यहां से पूछ लिया जाता है, वो सवाल है
कि महर्षि भृगु का आश्रम कहां पर है। तो महर्षि भृगु का जो आश्रम है उत्तर प्रदेश में, कहां पर, बलिया में। कहां पर हो जाता है, बलिया में हो जाता है। तो ये था हमारा ददरी पशु मेला, बटेश्वर मेले की बात करी, कुंभ मेले की बात करी, ठीक है ना भाई। नदियों के किनारे लगने का मतलब यही है कि पानी वानी ठीक से मिल जाता है और थोड़ा सा मतलब वही सारी चीजें हैं भाई, है ना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है नदियों के किनारे कारण होने का मतलब यह है कि पानी वानी जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और नदियों का देखिए, नदियां संस्कृति का एक आधार होती हैं, तो नदियों की पूजा इसीलिए तो होती है। तो मेले वगैरह, क्योंकि अब केवल मेले का आयोजन नहीं होता, वहां पूजा पाठ भी होता होगा। तो गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, वहां पर पूजा होगी और वहीं पर मेला लगेगा, है ना। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए होता है ना, तो यही कारण है, बाकी और कोई उसका लॉजिकल कारण तो नहीं है। चलिए, ठीक है भाई। तो चलिए, तो इतनी ही बात हम करेंगे आज के लिए, फिर कल आपसे मुलाकात करते हैं। आई होप आपको आर्ट एंड कल्चर का ये वाला जो लेक्चर है ये ठीक से समझ में आया होगा, चीजें आपने सीखी होंगी। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है ना, आपसे निवेदन यही है कि केवल हमारे लिए नहीं, केवल अपने लिए सीरियस रहिए, ठीक है। देखिए, अपने लिए ये जो आप कहते हैं ना कि मतलब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये खुद का मामला है यार, है ना। अगर आपकी जॉब लगेगी तो आपका जीवन बेहतर होगा, उसमें हमारी कोई ऐसी मतलब भूमिका नहीं है, या कि मतलब हमारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो नहीं है, ठीक है। तो आप अपने लिए भी नहीं सोच सकते तो फिर ये तो बड़ी गलत बात है, ठीक है भैया। बड़ा इंपॉर्टेंट यही है साथियों कि अपने लिए सोचा करिए, और आपका जीवन बहुत बेहतर होगा अगर आपकी जॉब लगती है तो। और उसमें ना देखिए, माता पिता वो सारी चीजें कब तक, है ना, लेकिन आपका जो जीवन है ना, आपका जो नजरिया है, लोगों को देखने का आपको नजरिया, वो सब बदल जाएगा, तो आपको ही फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, कंप्लीट वंप्लीट का अभी मत पूछिए, अखंड पाल जी हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलिए, कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।